हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा है आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। यार तुम भी लोग सोच रहे होगे ना, ये पीछे लाल लाल क्या है बेटा? ये तुम्हारे अंदर की कोशिकाएं हैं। मतलब आज हम अरे कोशिका ही नहीं है, उसके अंदर की और चीजें यार। ये हमारा हाँ पूरा कोशिका है। कोशिका के अंदर दुनिया भर की जो नौटंकी पाई जा रही है वो है। मतलब सारी की सारी कहानी आज हम लोग जानने वाले। अब बात तो तुम्हारे माइंड में ये आ रही होगी, सर कोशिका तो आप बताने लगे, ये कोशिका है क्या चीज? सही बात है यार, मैं तो ये बताया ही नहीं। ये सब तो मैं बता दिया ये कोशिका है, लेकिन ये कोशिका है क्या, काम क्या होता है, कौन बताया ये कोशिका है? ये इसका हमारे शरीर, क्या हमारे शरीर में पाई जाती है? क्या पेड़ पौधों में पाई जाती है? क्या हमारे सामने जो बॉटल रखी है उसमें पाई जाती है? ये पाई कहां जाती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। और इसका यूज क्या है? क्या इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते? तो यार चलो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देते हुए हम देखते हैं। ये बताइए, हम बताएंगे, ये भी हमारे शरीर का एक बहुत खतरनाक है। अगर इसमें लोचा आता है तो आदमी पागल हो जाता है। अब क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर? हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके बारे में हम लोग ढंग से बात करेंगे। अभी तो मैं आपको ये बस इमेज दिखा दे रहा हूं। अब जैसे हमारे बेचारे ये हैं हीरो एक्टर, मोस्ट हैंडसम पर्सन 2 बार रह चुके हैं वर्ल्ड में। और इनके शरीर में जितने भी हमारा ये जो अंग होता है, ये जिनका जितने भी शरीर, केवल ही नहीं यार, मेरी भी, मैं भी शरीर बनाया हूँ यार। मैं ये देखो, तो मेरे शरीर में भी, मतलब ह्यूमन मैं भी तो यार, तो मेरे शरीर में जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी मेरे शरीर में पाया जाता है, ये सब कुछ कोशिका से मिलकर बना, सब का सब। लाइक मेरा ये, अगर ये जो बाल है, मेरी स्किन है, मेरे मतलब शरीर में जो कुछ भी है, सब में कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या? सब में कोशिका पाई जाती है। मतलब इनका जो ये पूरा बढ़िया एब्स वैब्स बना के ये स्टाइल से खोड़े हैं ना, इस भैया इनके पूरे के पूरे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बेटे ये है हमारे मानव शरीर की कोशिकाएं। अभी तो आप पहले देख लो, मतलब इतना सिंपल जान लो कि जितने में जान होती है, मतलब कि जान मतलब वो नहीं आपकी जान, मतलब लिविंग बीइंग जितने भी होते हैं, जिनमें जीवन होता है, उन सभी में कोशिकाएं पाई जाती हैं। और एक बात, इन्हीं कोशिकाओं से ही पूरा शरीर का निर्माण होता है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे भैया ये हमारे मोस्ट हैंडसम पर्सन हो यार, फिर हम भी हैं यार हैंडसम। तो मतलब अगर मैं भी या आप भी या आपके माता पिता जो कोई भी हैं, जो कोई भी हैं, उनका पूरा शरीर इन्हीं तमाम कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो आज हम इन्हीं कोशिकाओं से आपको रूबरू कराने वाले हैं। आपको इन्हीं कोशिकाओं के बारे में एक एक चीज बारीकी से बताने वाले हैं कि कैसे होती हैं ये कोशिकाएं, कैसे ये काम करती हैं, क्या इनमें भी जीवन होता है, क्या ये भी एक लिविंग बीइंग की तरह काम करती हैं कि बस एक वस्तु मात्र का होती हैं। आइए अच्छे से समझते हैं इसको बारे में। तो बेटा ये हमारा ब्लड है, इसमें भी हमारा। तो अब ये बात करते हैं पेड़ पौधों की। जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो भी इन तमाम प्रकार के, जितने आप देख पा रहे हो ना, ये सारी की सारी कोशिकाएं हमारे भैया पेड़ पौधे में पाई जाती हैं। ये हमारे प्लांट सेल के जितने भी सारे के सारे पार्ट्स है, क्योंकि इस हमारे पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं। इनमें भी जीवन होता है, इनमें भी जान होती है, ये भी एक तरह से क्रियाएं करती हैं। अब इनमें जब है ये सारी चीजें, तो इनमें भी जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में ये सारे भाग पाए जाते हैं। तो आज हम यही सारी चीजें, यानी जंतु कोशिका, पादप कोशिका लेकर के सारी की सारी चीज, ओवरऑल मैं बोलूं एक चंद शब्द में कि आज ये वन शॉट रहने वाला, पूरा चैप्टर एक ही क्लास में खत्म, टाटा बाबा गया, वही होने वाला है। आज हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इस चैप्टर को एकदम से खत्म करेंगे पूरा का पूरा। तो बात करते हैं कोशिका की। ये कोशिका होती क्या है, क्या है ये कोशिका? तो भैया सभी सूक्ष्म जीव जितने भी हैं, छोटे बड़े जितने भी जीव हैं, सभी सूक्ष्म जीव इकाइयों से बने होते हैं। सभी 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 जितने होते हैं, सब के सब। लाइक मैं,
मेरे शरीर का जो इतना बड़ा शरीर बन गया है, आज मैं 5 फुट 8 इंच का हो चुका हूँ, तो ये जो 5 फुट 8 इंच का हुआ हूँ ना, तो इसमें सब छोटी 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 मिल करके आज इस बड़ी चीज को, जैसे ना कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार क्या है सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं और इन्हीं सूक्ष्म जीवों से इकट्ठा होकर के आज इतनी बड़ी शरीर निर्माण हो गया है। तो कह रहा है जिन्हें हम लोग कोशिका कहते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों यानी छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बने होते हैं, सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कोशिका कहते हैं। यानी हमारा शरीर, हम हो चाहे पेड़ पौधे हो, ये सब कुछ दोनों लोग, बस जीव जंतु और पेड़ पौधे, हम भी, अरे एक बात जान लेना, हम जंतु में आते हैं, हाँ ये बात ध्यान, ये बात करना है, हम तो आज मनुष्य हैं, मनुष्य भी क्या है, जानवर ही है। हरकत देखते हो ना कैसी रहती है, वही तो बात करते हैं। सभी जीवों की जो संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है बेटा, सेल होती है। मतलब हमारे शरीर में जो भी मेन काम करने का चीज होती है, हमारे शरीर को जो संरचनात्मक वो जो कार्यात्मक इकाई होती है मेन, वो क्या होती है बेटा, कोशिका होती है। आगे कोशिका के आकार आकृति संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब जैसे लाइक ये हमारे पास, ये हमारी तंत्र का कोशिका है, इस कोशिका के आकार, इसकी आकृति के बारे में जहां पर हम अध्ययन करती है वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, साइटोलॉजी। अगर हम इस कोशिका के आकार कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में ऐसी चीजों के बारे में हम जब कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है बेटा, हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या करा है, तो बेटा ये हम हमारी जो अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये एक प्रकार की कोशिका ही है। कोशिका में जो सबसे बाहर वाला आवरण है वो कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। अभी हम इसके भाग वोग सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका की खोज की किसने, कैसे पता चला कि हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है और ये सारे काम करती है। हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई हमारी क्या होती है बेटा, कोशिका होती है। तो ये बताने वाला बंदा कौन था ये शख्स जिसने कोशिका के बारे में बताया, तो कह रहा है कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कब बेटा, 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में, कहा है कॉर्क। कॉर्क क्या, तो बेटा आपने देखा होगा ना पुरानी शराब की बोतल जिसमें ठोक के ऊपर से बोतल ढक्कन लगाए जाते हैं, वो बॉटल ढक्कन पुराने वाले में देखोगे ना, वाइन वाले में एक लकड़ी टाइप का लगा होता है। कैसा, एक लकड़ी टाइप का बोतल में। जैसे हमारी ये क्या है, ये मान लो हमारी बोतल है ये, और इस बोतल के ढक्कन के रूप में एक ऐसे लकड़ी लगा दी जाती है। वो लकड़ी को ही कॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस लकड़ी को ही कॉर्क कहते हैं। अब उसी कॉर्क में भैया रॉबर्ट हुक ने जब देखा, जब खाली बैठे थे कुछ, देखो जितने भी साइंटिस्ट थे ना, वो पहले तो सब पागल थे, मतलब सठियान टाइप के रहते थे, कुछ काम नहीं तो चलो कुछ ही करते हैं। तो भैया इनके पास दूरबीन रखी थी, दूरबीन बना के रखे थे, और बस अचानक बैठे यार चलो यार कुछ तो कर लेते, खलीहर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसी बोतल, मतलब पहले तो दारू और सब लेते ही थे, मतलब बियर, और दिखा लाओ इसको देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है। तो जब उन्होंने उसको उठाया, तो उठाने पर वो देखते हैं, उन्होंने पाया कि भैया कि यार ये तो गजब तरीका है यार, इसमें तो यार कुछ ऐसी संरचना दिखाई दे रही है। मतलब जब उन्होंने कॉर्क को देखा तो कॉर्क में ऐसे गोल 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 संरचनाएं पाई गई। कहे ओ माय गॉड, ये क्या चीज है यार, ये तो मधुमक्खी की छत्ते जैसा है, यानी सेल जैसा है जहाँ पे मधुमक्खी रहती है। और ये क्या है, एक कमरे के जैसा है। अब जैसे ही कमरे के जैसे उन्होंने देखा तो इसको क्या कह दिया बेटा, ये सेल है। सेल को कहते हैं बेटा कमरा। क्या कहा जाता है बेटा, कमरा। और कमरा भाई जानते हो ना सेल, तो उसी प्रकार छोटे छोटे छिद्र थे उसमें, इसको हम क्या है, सेल कहने लगे। आ गया। लेकिन ये जो कोशिका ढूंढे थे हमारे रॉबर्ट हुक ने, ये मृत कोशिका थी। कैसी थी बेटा, मृत कोशिका। लेकिन जो जीवित कोशिकाएं थी, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने की थी। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने। इन्होंने तालाब में गए, तालाब से भैया कुछ पानी उठा कर लाए और उसमें से एक कोशिकाओं की खोज की, बताया कि भैया ये हमारी क्या जीवित कोशिकाएं। मृत कोशिका की खोज किसने की बेटा, रॉबर्ट ने हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने की थी। बेटा इसी में आप देख पा सकते हो, ये कॉर्क सेल से बेटा, कॉर्क सेल में आप देख पा रहे होगे कैसे 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 छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ऐसे करके ये हमारी जो क्या है, कैप टाइप का ढक्कन होता था बियर का, उसी बियर में इन्होंने देखा था और पाया था। अब ऐसे करके हमारा उसी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं कोशिका में।
तो जब उन्होंने देखा तो भाई उनको लगा कॉर्क में, यार ये कॉर्क है और कॉर्क में कैसे चीज़ें पाई जाती हैं, ये तो डिब्बा डिब्बा जैसा बना, तो इसी को उन्होंने सेल नाम दे दिया। अब बात करता है जीवों के प्रकार। कैसे बात करता है? जीवों के प्रकार कोशिकीय आधार पर। किसके आधार पर? कोशिकीय आधार पर जीवों की कितने प्रकार होते हैं? तो बेटा 2 प्रकार के, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। मतलब कोशिकीय बेस अगर हम क्या करें, कोशिका के हिसाब से तुलना करें तो बेटा हमारे 2 प्रकार के कोश मतलब जीव आते हैं। पहला तो वो जीव जो केवल एक कोशिका से बने हुए, एक कोशिका से हैं अपना जीवन, जैसे अमीबा पैरामीशियम। ये कैसे बेटा? एक कोशिका से होते हैं, इनको और चीजें की जरूरत नहीं है, अकेले में मस्त है, इनको कोई जरूरत नहीं। और कुछ होते हैं बहुकोशिकीय जो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम लोग, हमारे शरीर का जो निर्माण होता है ये बहुत प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के होता है, हम बहुकोशिकीय हैं। जबकि भैया हमारा अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमेरियोनस और बैक्टीरिया, ये बेटा क्या होते हैं? ये केवल एक कोशिका से मिलकर बने, केवल सिंगल एक कोशिका। और हमारे में भैया पता नहीं कितनी सारी कोशिकाएं इकट्ठा होती हैं तो हमारा निर्माण, तो हम क्या कहलाते हैं बेटा? बहुकोशिकीय कहलाते हैं। अब यहीं पे देखो, वे जीव जो एक ही प्रकार कोशिका से बने होते हैं और स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं। मतलब भले ही एक कोशिका है, एक कोशिका ही सारा काम अपना करेगा, खाना पीने का इंतजाम करेगा, अपने से ही उत्सर्जन करेगा, अपने ही से ये क्या करेगा, एक नए जीव को उत्पन्न करेगा, मतलब कि प्रजनन की क्रिया भी खुद से कर लेगा, इसमें किसी और की जरूरत नहीं। मतलब ये खुद में एक संपूर्ण जीव, जैसे हम लोग है ना, हम बहुकोशिकीय जीव है, हम एक खुद जीव ना, उसी प्रकार एक कोशिका मतलब अमीबा में ही सारी घटनाएं घटेंगी। ये प्रजनन का कार्य भी कर लेंगे अपने से ही, ये अपना भैया उत्सर्जन भी कर लेंगे, ये भोजन का पाचन भी कर लेंगे, भोजन ग्रहण भी कर लेंगे, सारा का सारा काम कर लेते हैं, इन्हें किसी जरूरत नहीं पड़ती। तो वही कर रहा है, ये खुद में संपूर्ण जीव होते हैं, इन्हें किसी और के जीव नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा एक कोशिकीय। अब भाई बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न कार्यों को करने हेतु संपन्न हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है, अब हम ही लोग हैं, हमारे लिए स्किन कोशिका बनी है, बोन्स की कोशिका बनी है, रक्त की कोशिका बनी है, तंत्रिका की कोशिका बनी है, वृक्क की कोशिकाएं बनी, मतलब सारी पता नहीं तमाम प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनी है, और वो मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ पे क्या है? सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और फिर ऊतक अंग का निर्माण करता है, अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र मिलकर के इस पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। सुनो, कोशिकाएं क्या करेंगी? कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करेंगी। ऊतक क्या करेंगे बेटा? सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे। अंग से क्या बनेगा? पूरा अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र बनने के बाद ये हमारा पूरा शरीर बनेगा। और फिर हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे। आगे आओ। अब बात करता है कि कोशिका का आकार कैसा होता है बेटा। कारण सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है बेटा? अंडाकार होती हैं। वे तंबूकार, तंबू के जैसे, स्तंभाकार ऐसी भी, और डिस्क ऐसी भी आकार की होती हैं। तंबू के आकार की, स्तंभ के आकार की, और डिस्क के आकार की भी होती है। एक बहुकोशिकीय जीव किसी कोशिका का आकार, मतलब कि कोई जो बहुकोशिकीय, जैसे हम लोग में जो कोशिका पाई जाती है उसका जो आकार होता है वो सब लगभग 2 से 12 माइक्रोमीटर होता है। आगे आओ। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है बेटा वो शुतुरमुर्ग का अंडा, 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा, इतना बड़ा लगभग क्या है? 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा। यानी जो सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल जो मानी जाती है बेटा, वो क्या होती है बेटा? हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आगे आओ। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है बेटा? ये माइकोप्लाज्म होता है। क्या बेटा? माइक्रोप्लाज्म होता है सबसे छोटी। और कहते हैं सबसे लंबी कोशिका, तो बेटा सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। सोच के देखो, जो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाई जाए ना, तंत्र का निर्माण करती है। देखो, तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्र का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर में पूरा बैलेंस करने का काम करता है। अब जो ये तंत्रिका कोशिका है, इसकी जो ये सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, और इसकी जो लंबाई होती है लगभग वो 1 मीटर तक होती है। सोच के देखो, 1 मीटर लगभग, इतनी बड़ी बड़ी। ओ भाई, इतनी बड़ी लंबी कोशिका हमारे मानव में पाई जाती है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी 1 मीटर की। सोच से देखो हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ होगा। इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जा रही है। तंत्रिका कोशिका, ये है फलाना, क्या बात है, खतरनाक एकदम से है। आगे आओ बेटे, बात जान लो। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना तो यार अपने दोस्त यार को, सेशन को शेयर कर देना, और तुरंत कमेंट कर दे। एक बार पहले जब सब लाइक कर दो वीडियो को ना, और कमेंट कर देना।
यार इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा देख रहा पढ़ रहा, पता तो चलता है ना कि हाँ पढ़ा है उसने, आ गया। ये जैसे ये बेचारा शुतुरमुर्ग अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है, ये हमारी सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका के भाग की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है भाई, जाहिर सी बात है हमने कोशिका तो पढ़ लिया, खोज किसने की, क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका के आधार पर हमने बंटवारा भी कर दिया, एक कोशिका बहुकोशिका। अब कोशिका के आकार की बात करते हैं, उसके भाग की बात करते हैं, तो भैया इसमें हमारे 3 भाग पाए जाते हैं। अब इसमें क्या बेटा, इसके 3 मुख्य भाग में से हमारा बेटा होता है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। ध्यान दो क्या है बेटा, ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है ना, ये सबसे ये ऐसे, इसे बेटा हम कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका का जो सबसे बाहर वाला भाग होता है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके सेंटर में ये जो पाया जा रहा है ना, ये बड़ा सा, इससे बेटा हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केंद्रक कहते हैं। और इसमें जो ये लिक्विड भरा हुआ है और तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, इस गोले को छोड़ करके बाकी जो कुछ सब पाया जा रहा है वो हमारे बेटा क्या है, कोशिका द्रव होता है। बेटा देखो कोशिका द्रव में बताऊंगा, कोशिका द्रव में 2 चीजें उसमें मिलकर बना है, एक सिस्टोल और एक हमारा होता है पूरा कोशिका अंगक। तो बेटा इसमें जो ये छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, कोशिका अंगक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कोशिका अंगक होते हैं। और ये लिक्विड जो इधर इधर ये भरा हुआ, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, सिस्टोल कहलाता है। तो अभी तो बस इतना समझो कि कोशिका के 3 भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। क्या, जैसे ये कोई कोशिका बना दिया, ये हमारी कोशिका झिल्ली कहलाएगी। इसके अंदर की एक गोला गोला पाया जाएगा, इसे हम केंद्र कहेंगे। और इसे जो यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अभी हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे, केंद्रक के बारे में बात करेंगे, कोशिका द्रव के बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में बात होगी। तो बात याद रखना, जो सबसे बाहरी वाला पोर्शन होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा केंद्रक होता है, अंदर जो पाया जाता है। और फिर हमारा कोशिका द्रव होता है। हम सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। ये कोशिका झिल्ली होती क्या है बेटा, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा लेमा बोला जाता है। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। ठीक है, ये कैसी होती थी, ये वर्णात्मक पारगम झिल्ली होती है। मतलब वर्णात्मक, जिसमें कोई रंग पाया जाता है, कलरफुल होती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली मतलब जिससे कुछ चीजें आर पार जा सकती। ध्यान देना, कह रहा है कोशिका झिल्ली जो होती है वर्णात्मक होती है, मतलब इसमें कोई ना कोई एक रंग पाया जाता है, रंगीन होती है। ठीक है, जो कोशिका के अंदर या बाहर जाने में, कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने में सहायता प्रदान करती है। मतलब ये पारगम्य झिल्ली होती है, जिसकी वजह से कुछ पदार्थ अंदर जा सकता है और कुछ पदार्थ अंदर से बाहर आ सकता है। ये क्रिया होना चाहिए, अगर नहीं होगा ना तो कोशिका खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अभी हम लोग आगे जब बात करते हैं ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान ना हो। आगे कर, प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव से अलग करती है। जो ये कोशिका झिल्ली होती है, जो हमारी कोशिका झिल्ली पाई जा रही है, मान लो इसी प्रकार की तमाम, मान लो ये गोल गोल कोशिका, ये सब जुड़ी हुई है, ये जुड़ी है। ठीक है, ऐसे। तो इसका ये मान लो ये सब केंद्रक है, इसका इस सभी का केंद्रक है। अब केंद्रक के बाद यहाँ पे कोशिका द्रव भरा है, तो इसका कोशिका द्रव इसमें न चला जाए, इसका वाला इसमें न चला जाए, इसका वाला इसमें न चला जाए, ऐसे ऐसे इधर उधर न हो जाए। इस वजह से ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती है, जिसके जैसे जो कोशिका द्रव इसका है, इसका कोशिका द्रव इसमें नहीं जा पाता, इसका कोशिका द्रव इसमें नहीं आ पाता। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है किसका भैया, हमारी इस कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली क्या करती है बेटा, कोशिका द्रव को उसी कोशिका में रहने देती है, अन्य कोशिका में जाने नहीं देती है। अगर जाएगा तो फिर क्या लोचा हो जाएगा, एक कोशिका सूख जाएगी, एक मोटी हो जाएगी। अब कह रहा है यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है बेटा, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों पाई जाती है। आशा कर रहा हूं कि अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। पूरी वीडियो में बेटा बने रहो, पूरा एक एक चीज समझा दूंगा, एक एक चीज जो क्लास में लास्ट में कोशिका विभाजन अनुभाजन है, सब कुछ यहां रहने वाला। फिक्र है, यह जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है,
मान लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती, किससे बनी होती बेटा? प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, और लिपिड की, इन दोनों से चीजों से मिलकर के बनी होती है। यह लचीली होती है, जो कि मोड़ी तोड़ी या दोबारा जुड़ सकती है। मतलब कोशिका झिल्ली कैसी होती है बेटा? ये इसको हम मोड़ सकते हैं, लचीली होती है, इसको मोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे और फिर तोड़ फोड़ के फिर जोड़ देंगे। वो कहना ना, कौन सी मूवी है, हीरो, हीरो, हाँ नहीं, मैं तेरा हीरो। उसने कहा कि मेरा मारने का 3 स्टाइल है। कह रहा पहले तोड़ूंगा, फिर फोड़ूंगा, फिर तोड़ फोड़ के जोड़ूंगा और फिर तोड़ूंगा। ये मेरा लास्ट वाला स्पेशल है। तो वही है, कह रहा पहले मैं मोड़ूंगा, फिर तोड़ूंगा, फिर तोड़ फोड़ के फिर दोबारा से जोड़ूंगा। तो वही कह रहा है, कुछ का लचीली होती है, इससे मोड़ी तोड़ी या फिर दोबारा जुड़ जाती है, इसको जोड़ा जा सकता। हम तो नहीं जोड़ेंगे अपने से, बड़ी जुड़ सकती है। तो बेटा वो मैं हीरो हीरो वाली सीन है, इसमें भी आ गया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है बेटा? यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये क्या करती है बेटा? जो वो बाहर के अणु होते हैं उसको अंदर बाहर आने जाने देती है। मतलब जो पारगम झिल्ली है, तो जाहिर सी बात है कुछ अणु आएंगे। अब जानते हो क्यों क्या होता है कि एक्चुअली जब हम लोग सांस लेते हैं, तो जो सांस के द्वारा जब हमारा ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से हर एक कोशिका के पास जाता है। अब अगर ऑक्सीजन हर एक कोशिका पे जाता है ना, तो उसी कोशिका की जो ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन से एटीपी का निर्माण होगा। एटी कौन करेगा? अभी माइटोकॉन्ड्रिया में जब पढ़ेंगे ना, तो ये बताऊंगा। इसी वजह से जो कोशिका होती है ना, वो पारगम्य झिल्ली होती है। अगर कोशिका की झिल्ली पारगम्य नहीं होगी ना, तो ये जो ऑक्सीजन के अणु हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से क्या है बेटा, ये पारगम्य झिल्ली, तो जिससे ये अणुओं को आने जाने देती है। कोशिका भित्ति क्या है बेटा? ये केवल भैया हमारी कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये पाई नहीं जाती है। ये बेटा कैसे होती है बेटा? सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरंध्र होती है, मतलब संद्र भी पाया जाता है। अजीवित संरचना होती है, मतलब इसमें जान नहीं होती। मतलब जो कोशिका भित्ति होती है, इसमें जीवन नहीं होता है, अजीवित होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको याद रखना कि जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, किससे अभी देखो, अभी मैंने पढ़े थे ना प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी थी। अब जिसकी बात कर देते हैं कोशिका भित्ति की, तो बेटा ये सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से संपर्क में रहती हैं। कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। क्या कह रहा है? जो कवक होते हैं उनमें पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बेटा कोशिका भित्ति समझ लो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कि सबसे बाहर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के जस्ट बाहर पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है बेटा, ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, साथ में जान लेना ये इसको मजबूती प्रदान करती है, सख्त बनाती है। क्योंकि जो पेड़ पौधे, अब जैसे हमारा स्किन क्या ढीला ढाला है, कमजोर है, लेकिन पेड़ पौधे में अगर ऐसे ढीली ढाली शरीर हो गई, तो पेड़ को हम ऐसे खींचेंगे, अरे है मेरा पेड़ है, अरे है कैसा है रे तू। लेकिन ऐसा हो गया तो लोचा जाएगा, पेड़ ऐसा सीधा खड़ा ही नहीं पाएगा, आंधी आई तो उड़ गया। तो वो कैसा होता है, वो पेड़ मजबूत रहे, खड़ा रहे, एकदम सटीक रहे, इस वजह से उसके सब बाहर जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति कार्य करता है बेटा, ये कोशिका को संरचना प्रदान करता है, जो मैंने बताया, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। सरंध्र मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे विभिन्न अणुओं का आर पार। भाई ये बात जान लो, केवल जंतु कोशिका में ही ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है बेटा, पेड़ पौधों में कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन को अंदर जाना होता है कोशिका की। आ गया। इसमें मरम्मत करने वाले और पुनर्जनन की क्षमता होती है। मतलब कोशिका भित्ति में भी पुनर्जनन की क्षमता होती है, फिर से जन्म ले सकते हैं और खुद को मरम्मत कर सकते हैं, मतलब कि खुद को ठीक भी कर सकते हैं। आगे देखो केंद्रक, ये बेटा समझ लो कि ये मेन पोर्शन होता है कोशिका का। मेन क्या, तीनों मेन है यार, अगर तीनों में से एक चीज में लोचा आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब के सब मेन। तो क्या करा बेटा, ये जो केंद्रक होता है यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है। और ये क्या करता है, कोशिका की सभी क्रियाएं, मतलब कोशिका का सारा काम, कोशिका का सारा काम धंधा देखने का काम कौन करता है बेटा, ये केंद्रक। मतलब कोशिका को नियंत्रित करेगा, उसकी जितनी काम है उसको भी नियंत्रित करेगा कि बेटा सुन, चल इधर कर, तू इधर कर, कहां भाग रहा, इधर इधर, उसका खाना बनाए बनाना नहीं होना, सारा का सारा खेला यही दिखता है। केंद्रक समझ लो कि मालिकाना हक रखता है कोशिका में,
क्या करता है, मालिकाना हक रहता है, पावर इसी के हाथ में रहती है, पावर ऑफ अटर्नी। यह कोशिका का भैया केंद्र कहलाता है। भाई केंद्र को क्या कहेंगे, कोशिका का केंद्र कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब गई, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है। मतलब क्या होता है, जो यूकैरियोटिक कोशिका, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, परेशान हो, ये क्या होती है बेटा, अभी याद बस कर लो कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो केंद्रक होता है बेटा वो स्पष्ट होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके ऊपर एक द्विस्तरीय झिल्ली का केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है और इसके ऊपर एक द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और क्या होता है एक्चुअली, इसमें एक प्राथमिक केंद्रक होता है, उसके किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और उसके ऊपर द्विस्तर की, पहले एक लेयर चढ़ेगी और एक लेयर और चढ़ेगी कोशिका झिल्ली के, तो यानी द्विस्तरीय कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। मतलब एक तरह से केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली नहीं, इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो प्राथमिक केंद्रक होता है और इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है जिसमें 2 लेयर होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। आ गया, केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय व क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमोसोम से क्रोमेटिन धागे ही डीएनए के बने होते हैं। क्या कह रहा है, केंद्रक में, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, वो द्रव्य में केंद्रकाय और क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। क्या बेटा, दो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक केंद्रक द्रव्य होता है। अब इसी में ही, इसी के अंदर केंद्रकाय व क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं और इसी क्रोमेटिन धागे में क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन धागे में डीएनए पाए जाते हैं, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी से एक दूसरे से पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाते हैं। बेटा समझ लो, अभी हम मान लो ये नॉर्मल से कोशिका तुम्हें याद आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं शुक्राणु की, किसकी बात करते हैं बेटा, शुक्राणु की। अब शुक्राणु में भी केंद्रक पाया जाता है। अब समझ लो कि जो माता पिता के जो गुण होते, पिता का जो गुण होगा वो इस शुक्राणु के केंद्रक में ही पाया जाता है। जैसे जो मेरा गुण होगा वो मेरे शुक्राणु को केंद्रक में ही पाया जाता है। मेरा जो डीएनए होगा वो हमारे शुक्राणु के केंद्रक में पाया जाएगा। जब ये अंडाणु के संपर्क में आएगा तो यहाँ पे मंडाणु के केंद्रक में माता का गुण पाया जाता है, यानी माता का डीएनए पाया जाता है। अब यही जब इसके संपर्क में आकर के जब मिलेगा तो भैया हमारा तभी जाकर के माता पिता के गुण मिलते हैं। यानी जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में ही हमारे डीएनए पाए जाते हैं, जो कि क्रोमेटिन धागे के रूप में। आ गया फिर जीन, डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षमतम घटक को क्या कहते हैं बेटा, जीन्स कहते हैं। मतलब कि डीएनए तो हमारा जानते, इतना तो तुम लोग जानते ही होगे ना, डीएनए ये जैसे आप देख पा रहे होगे। तो इसका जो बुनियादी, जो मेन, जो कार्यक्षम घटक है, जो मेन इसका काम करने वाला होता है, उसे जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीन्स, पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन, जीन। केंद्र का कार्य करता है बेटा, यह कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब कि कैसे होगा, कैसे खाना मतलब बनेगा, पकेगा, डाइजेशन कैसे होगा, फिर इसका उत्सर्जन कैसे होगा, तो ये सारे काम को भी नियंत्रित करता है। दूसरा है, यह आनुवांशिक सूचनाओं को, यानी डीएनए में जो गुण पाए जा रहे हैं, यानी मेरे गुण हो या तुम्हारे गुण हो, तुम्हारे गुण से तुम्हारे माता पिता गुण जो है आए हुए तुम्हारे अंदर, तो वो डीएनए के माध्यम से है। और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है बेटा, हमारे कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। इस बात को एकदम से ध्यान देना। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य बेटा, जैसे मैंने बताया था ना, कोशिका है, कोशिका झिल्ली कहलाता है, कोशिका के अंदर ये हमारा केंद्र कहलाता है। हमने कोशिका झिल्ली पढ़ ली, हमने केंद्र पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बेटा, जो ये बाहर से ये लिक्विड भरा हुआ है, इसे ही कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य में बेटा 2 भाग होते हैं, एक होता है सिस्टोल, एक होता है हमारा कोशिका अंग। पहला क्या है हमारा सिस्टोल, दूसरा है हमारा बेटा कोशिका अंग। सिस्टोल क्या बेटा, ये जो सिस्टोल 2 भाग हैं, इस कोशिका द्रव के 2 भाग। सिस्टोल क्या बेटा, ये जलीय द्रव होता है, जो लिक्विड पाया जाता है, उसमें ये बेटा ये प्रोटीन के बनी होती है। ठीक है, आ गया। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 2% हमारा कार्बोहाइड्रेट और 1% अन्य चीजें पाई जाती है। बेटा इस कोशिका द्रव में 2 भाग, एक सिस्टोल, दूसरा कोशिका अंग। एक सिस्टोल, दूसरा कोशिका अंग। सिस्टोल बेटा कैसे बना हुआ है, उसमें 90% वाटर होगा, 7% प्रोटीन होगा, 2% हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा और 1% में अन्य चीजें पाई जाएंगी।
जबकि जो हमारा दूसरा भाग है कोशिका अंगक, तो ये विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरी होती हैं। कुछ अंगक भाई कोशिकाओं का अंगक, एक कोशिका झिल्ली, दो झिल्ली या बिना झिल्ली के होते हैं, अभी हम बताएंगे। देखो कह रहा है, ध्यान दो, केंद्र के अंदर मतलब कह रहा है कोशिका झिल्ली के अंदर हमारी चीजें दो चीज मतलब कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसी कोशिका द्रव्य में दो चीजें पाई जाती हैं, एक सिस्टोल होता है, एक होता है हमारा कोशिका अंगक। अभी हम तमाम आपकी किताब में 8 कोशिका अंगक दिए हैं, मैं उससे ज़्यादा बताने वाला हूँ, इन सभी कोशिका अंगक के बारे में बताएंगे। तो ये सारे कोशिका अंगक इसके पाए जाते हैं। फिर यही सारे हमारे उपापचयी, ऊर्जा निर्माण, यहीं पर हमारा एक समझ लो कि ये आत्महत्या की थैली, दुनिया भर की चीज़ें पाई जाएंगी, तमाम चीज़ें। दूसरा है सिस्टोल। ये सिस्टोल बेटा ये एक लिक्विड होता है, समझ लो एक लिक्विड है। उस लिक्विड में 90% वाटर होता है, 7% हमारा क्या होता है प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी सारा कुछ 1% में पाया जाता है। तो याद रखना कोशिका द्रव के दो भाग, सिस्टोल और कोशिका अंगक। कोशिका अंगक अभी हम देखने वाले कौन कौन से हैं। और हमारा एक क्या होता है बेटा सबसे ज़्यादा सिस्टोल मेन होता है, जो लिक्विफाइड होता है, जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। अब पहला हम बात करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो ये बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे प्रकार से क्या है बेटा कोशिका अंगक। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, इसकी खोज किसने की थी बेटा, आल्टमैन ने की थी। किसने की थी बेटा, आल्टमैन ने की थी, याद रखना। तो कह रहा है इसका विज्ञान की भाषा में सूक्ष्म कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विज्ञान की भाषा में कहते हैं सूक्ष्म कणिका कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण होता है। अभी तक हम लोग कहते रहते कि भैया श्वसन खत्म, सांस लिए बाहर, ना ना ना, अब सुनो आगे क्या खेल होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो भैया शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण होता है, और यह ऑक्सीजन कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया में एक चैन रिएक्शन करता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। और इस चक्र के द्वारा हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। यानी जब हम लोग सांस लिए, सांस के बाद ये हमने ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा, और कोशिका में पहुंचने के बाद जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसका यूज करके एटीपी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एटीपी का। और जैसे ही उसके पास 38 एटीपी बनेंगी, उस 38 एटीपी को लेकर के वो ग्लूकोज का निर्माण करेगा। क्या करेगा बेटा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। अब फिर इसके बाद जब क्रिया हो जाएगी तो फिर इसके बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का यहीं पर निर्माण होगा। कहां पर, कोशिका में ही। अब फिर यही बाहर निकल के ब्लड के माध्यम से फिर हमारे फेफड़े में आएगा। तो बेटा श्वसन की क्रिया ये होती है, हम सांस लिए, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में गई, फेफड़े से हमारे ब्लड में गई, ब्लड से हमारे कोशिका में गई, कोशिका से बेटा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, उसको एटीपी में बदला, एटीपी से वो किस में बदला बेटा, जैसे 38 एटीपी मिले तो एक ग्लूकोज का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद लास्ट में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे दुनिया भर की चीजें जब क्रिया होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो बेटा ये खेला होता है पूरा हमारे श्वसन की क्रिया में, इस बात का ध्यान देना। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा ये आ गया, और इसी से ही हमें ऊर्जा ग्लूकोन से प्राप्त होती है, इसी जो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो बेटा ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, देख लो अच्छे से। यहीं पर जैसे ऑक्सीजन पहुंचता है तो इसका सारा खेला होता है। फिर आता है सेकंड गोल्जी गाय। क्या होता है बेटा, गोल्जी गाय। इसकी खोज कैमिला गोल्जी ने की थी। कौन था भैया, अपने ही नाम दे दिए, कैमिला गोल्जी ने की थी। किसने किया था बेटा, कैमिला गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पर कोशिका के इस अंग का नाम रखा गया गोल्जी गाय। क्या रख दिया बेटा, गोल्जी गाय। कैमिला गोल्जी ने खोज की थी, इसी वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया बेटा, गोल्जी गाय रखा गया। यह शरीर में परिवहन का कार्य करता है। अभी मत सोचना, शरीर में कोशिका के अंदर, भाई कोशिका के अंदर ये परिवहन का कार्य करता है। यह भोजन और ऊर्जा को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता रहता है, अर्थात गोल्जी काय कोशिका में यातायात सहायता होता है। तो याद रखना पहली बात, यहाँ पे लिखा है भोजन और ऊर्जा को शरीर मतलब वही कोशिका के अंदर यार, भाई कोशिका के अंदर भोजन को लाने ले जाने काम करता है। हमारे शरीर में जो भोजन ले जाने वाला तो पूरा काम हो ही गया था, फिर ब्लड के माध्यम से पोषक तत्व पहुंचता है। अब फिर इसके बाद
कोशिका के अंदर जो परिवहन का काम करता है वो हमारा होता है बेटा गोल्जी का। इसे विज्ञान की भाषा में गोल्जी बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गोल्जी बॉडी कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान देना। क्या कहा जाता है बेटा? इसे विज्ञान की भाषा में गोल्जी बॉडी कहा जाता है। अगली बात कर रहा है कि गोल्जी का बहुरूपी होते हैं। हर जगह इसका रूप बदलता रहता है, हर जगह बहुरूपी भूत टाइप का यार, हर जगह इसकी भैया अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संरचना अलग अलग होती है। बेटा ये देखो, ये क्या बेटा हमारा गोल्जी का है। ये देखो ना, ये यही बेटा इस तरह की संरचना जो हमें दिखाई देती है, इसी को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं। इस बात का ध्यान देना। चाय मेरी फेवरेट यार, इसके बिना मजा नहीं आता। ये मेरी जान है। आई लव यू। सच में कह रहा हूँ, मेरे को चाय इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार। दिन में मुझे कोई कहीं खाना ना खाओ बेटा, तुम चाय पीते रहो, मैं दिन भर चाय पी लूँगा, बट मुझे खाना नहीं मिले, चाय मिल गई तो फिर समझ लो कि हम ब्रह्मास्मि मैं ही सब कुछ हूँ, वो हाल होता मेरा। आओ अब बात करते हैं बेटा राइबोसोम्स। बेटा राइबोसोम्स भी हमारा शरीर के मतलब जो कोशिका होता है उसका बहुत, कोशिका अंग का सबसे बहुत ज्यादा रोल होता है इसका। क्या करता है? इसकी खोज 1955 में पायलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये कैसा होता है बेटा? ये गोलाकार होता है, 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। जो राइबोसोम्स होता है बेटा गोलाकार होता है, 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। झिल्ली विहीन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं जो हरित लवक, केंद्रक और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। बेटा कहाँ पाया जाता है ये राइबोसोम से? ये क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक जो क्लोरोफिल होता है ना, उसी बात कर रहा है, केंद्रक में और कोशिका द्रव में। जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में, केंद्रक में और कोशिका द्रव में, इन सभी जगह ये पाया जाता है। राइबोसोम से राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं, ये राइबोसोम्स जो होता है तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा? जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। अगर पूछ ले कि भैया राइबोसोम किसके मिलकर बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स कहते हैं बेटा होता है गोलाकार होता है और सघन सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, यह सभी प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधा हो। आगे कर रहा है राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है, मतलब ये प्रोटीन के निर्माण का भी काम होता है। यहां एमिनो अम्ल का भी निर्माण होता है। किसका भी बेटा? एमिनो अम्ल का भी निर्माण होता है। साथ में इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है बेटा? राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है बेटा? प्रोटीन की फैक्ट्री क्या करती है भाई? जहां पे बनती चीज, तो ये राइबोसोम्स होता है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। कहां कहां पाया जाता है बेटा? हरित लवक, केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। और किससे निर्माण होता है राइबोसोम्स का बेटा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के ही बनी होती है। जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और भैया हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये सभी प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। ओके, राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, फाइन है। ये किसके भैया? यह अमीनो अम्ल का भी निर्माण करता है। किसका? अमीनो अम्ल का भी निर्माण करता है। और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये बेटा प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी क्या है? हाँ, राइबोसोम्स अभी, और इमेज दूसरी इमेज, अभी राइबोसोम्स को हम इमेज में दिखाएंगे। अभी राइबोसोम्स वाली जो इमेज आएगी ना, तो वहां पे दिखाऊंगा ये राइबोसोम्स होता कैसा है। ठीक, अंतःप्रदव्य जालिका, ये भी आपके सिलेबस में है। इसकी खोज कब भैया? 1945 में पोर्टर और उनके सहयोगी ने की थी। किसने की थी? जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 1945 में पोर्टर और उनके भाई, पोर्टर एक मेन साइंटिस्ट थे और उनके कई साथी होते हैं कि पूरी ये टीम वर्क करती है। तो बेटा यहाँ पे टीम वर्क का काम था। यहाँ पर एक आप व्यक्ति नहीं खोज रहा था, बल्कि पोर्टर और उनके साथी सही 2-3 लोग रहते हैं, मिलकर के उन्होंने पूरी इसकी खोज की थी। एक सेकंड बेटा, देखो बेटा, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। इसलिए क्या बेटा? ये
अंतःप्रदवी जालिका युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। इसमें अंतःप्रदवी जालिकाएं पाई जाती है, भी बताऊंगा, इमेज देखोगे समझ में आ जाएगा। इमेज देखो देखो देखो, अंतःप्रदवी जालिका, ये देखो ना, ये ऐसी ऐसे आकार वाली, ये है ना, ये जालिका, इसी जालिका बेटा, ये गॉल्जी का है, भला वहां पे जो ऊपर था वो गॉल्जी का था, ये अंतःप्रदवी जालिका जो ऐसे से है ऐसे। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी अंतःप्रदवी जालिका है। ये क्या है बेटा, नलिका युक्त बड़ा एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कैसे बेटा, यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या बेटा, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। किसे, अंतःप्रदवी जालिका को, क्योंकि यह कोशिका को ढांचा तथा मजबूती प्रदान करता है। कौन, अंतःप्रदवी जालिका क्या करता है बेटा, ये कोशिका को ढांचा तथा मजबूती प्रदान करता है। इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, मतलब जो हमारे अंतःप्रदवी जालिका होती है, इसी के ऊपर ऐसे 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 करके बेटा समझ लो कि क्या है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं बेटा, क्या पाया जाता है बेटा, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अभी इसकी वाली मैं दिखाता हूं, ये है बेटा अंतःप्रदवी जालिका। क्या बेटा, अंतःप्रदवी जालिका। और इसके ऊपर ये जो गोल 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 पड़ा हुआ है, जो ये चिपका हुआ ना येलो कलर का, येलोइस, यही बेटा हमारा क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स होते हैं। क्या बेटा, ये हमारा राइबोसोम्स होता है, ये अंतःप्रदवी जालिका है। ये हमारा गॉल्जी का है बेटा, ये हम गॉल्जी का पढ़ चुके हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये हमारे क्या बेटा, अंतःप्रदवी जालिका है। ये क्या बेटा, हमारा अंतःप्रदवी जालिका, ये भी हमारी अंतःप्रदवी जालिका है। और इसके ऊपर ये जो येलो 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 करके पाया जा रहा है, ये क्या है बेटा हमारा, ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पाया जा रहा है, इसी को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। ठीक है। जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे, अंतःप्रदवी जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसा और प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो विभिन्न कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। तो क्या है, जो अंतःप्रदवी जालिका क्या करती है, उन वसा और प्रोटीन का निर्माण करती है जिनसे कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। यानी केंद्रक झिल्ली चाहिए, तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाली जो सामग्री होती है, जो वसा होती है या प्रोटीन होती है, उसका निर्माण कौन करता है बेटा, अंतःप्रदवी जालिका करती है। कौन करता है, अंतःप्रदवी जालिका। आ गया। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। यह लिपिड व स्टेरॉल का संश्लेषण करते हैं। क्या बनाते हैं, ये लिपिड और स्टेरॉल का संश्लेषण। अब देखो, एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है, एक हमारी खुरदुरी होती है। दो प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका होती है, दो प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका होती है। यहां पे ध्यान से देखोगे तो बेटा ये वाले में देखो, यहां पे राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं। ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है, ये खुरदुरी वाली है, इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है। ये खुरदुरी हमारी अंतःप्रदवी जालिका होती है। ये यहां पे देखो, इस वाले में तुम लोग पा रहे होगे, देख पा रहे होगे कि यहां पर कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। इस वाले में देखो, ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है, ये खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका है। इसी में राइबोसोम्स पाया जाता है, अन्य में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब आया लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या है, सन 1955 में लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। किसने की, डी दुबे ने की थी। इसमें विभिन्न हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या बेटा, इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह मुख्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। गोल इकहरी झिल्ली से घिरी होती है। मतलब ये जो लाइसोसोम होता है, ये कैसा है, पहले तो जंतु कोशिका में पाई जाती है, और ये इकहरी केवल एक सिंगल झिल्ली से घिरी होती है, जिसमें 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। किसने, एक लाइसोसोम में कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं, 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये इसका जो, इसमें जो एसिड पाया जाता है लगभग वो 5 pH का होता है। कितना होता है, इसका जो pH वैल्यू होती है वो 5 होती है। यह कोशिका का अपशिष्ट यानी समझ लो कि डाइजेशन का काम करता है। मतलब यहाँ पर आकर के या तरह से ये जो
डाइजेशन काम ये नहीं कर देगा, मतलब कि जो चीज़ खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, यानी जो जैसे हम लोग पॉटी करते हैं, लैट्रिन करते हैं, तो उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो उसका अलग जगह से निपटान होता है। लेकिन कोशिका के अंदर तो ऐसा तो बना नहीं, वो अपना घर थोड़ी है कि वहाँ पे लैट्रिन का सिस्टम बनाई है, लेकिन वहाँ पर भाई कैसे उसका स्टोर करने की जगह होगी। तो लाइजोसोम ही एक या लयन का एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ को रख दिया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, पूरी कोशिका से भी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होगा, कि पूरी कोशिका में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही है। वो जो अपशिष्ट पदार्थ निकला है ना, उसको जो स्टोर करने की जगह होती है वो लाइजोसोम होती है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है इस लाइजोसोम को ही की तरह कहते हैं बेटा, इसे ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। हम क्या कहते हैं बेटा? आत्महत्या की थैली कहती हैं। मतलब कोशिका में जो चीज खराब होगी, जो भी नष्ट होगा, जो भी बेकार होगा, उस सभी चीजों को ला करके एक जगह इकट्ठा रख दिया जाता है। वो क्या है बेटा? लाइजोसोम है। इस लेयन काय जगह में ला करके उस खराब चीज को, उस अवशेष पदार्थ को ला करके यहाँ पे पटक दिया जाता है, यहाँ पर फेंक दिया जाता है। आगे देखो बेटा, फिर अब आता है तारकाय। ये क्या करता है बेटा? यह प्रायः जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ शैवालों और कवकों में दो जोड़े सेंट्रोसोम्स की बनी एक रचना होती है, जिसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। प्रत्येक सेंट्रोयोल से सूक्ष्म नलिकाओं के निर्मित 3 तंतुओं का समूह से बना होता है। 2 जोड़े सेंट्रोसोल से सेंट्रोफियर से घिरे होते हैं। इसमें इस संपूर्ण रचना को सेंट्रोसोम कहा जाता है। आगे आओ, इसको कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम 2 जोड़े सेंट्रोयोल्स में विभाजित हो जाता है, जो 2 विपरीत ध्रुवों द्वारा चले जाते हैं। बट तारकाय जो होता है ना सेंट्रोसोम से, ये तो पहले जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ शैवालों और कवकों में 2 जोड़े सेंट्रोल्स, बड़ा इसी सेंट्रोसोम से ही निर्माण होता है, उसकी एक रचना होती है, उसे सेंट्रोसोम्स कहते हैं, और इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। प्रत्येक सेंट्रोस, मतलब एक तरह से सेंट्रोसोम्स सूक्ष्म नलिकाओं से निर्मित 3 तंतुओं से 9 समूहों का बना होता है। एक तरफ से हम इसकी संरचना देखेंगे तो ये देख पा रहे हो, ये एक पाइप में देख पाओगे। एक पाइप में अगर हम देखेंगे तो एक पाइप वाला मुद्दा, अगर एक सेकंड पेन को हटा देते हैं, हाँ, अरे तब नहीं आ रहा है, नहीं बस जूम करके दिखाने वाला था। ये एक सेकंड दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। बेटा ये देख पा रहे हो, 3 पाइप करके, 3 पाइप करके कैसी पाई जा रही बेटा? 3 पाइप करके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 करके यहाँ पर भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3। यही बेटा हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं। यही बेटा हमारा सेंट्रोसोम्स होता है। क्या होता है बेटा? सेंट्रोसोम्स होता है। इसी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। इसी सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तारकाय के बारे में, कि भैया 3 तंतुओं से 9 समूहों का बना होता है। 3 समूह भैया लेकर के 3 पाइप लेकर के 3 तंतुओं को से 9 समूहों से बना होता है। 2 जोड़े सेंट्रोस्फियर से घिरे होते हैं। किसके करा है? 2 जोड़े जो होते हैं सेंट्रोस और सेंट्रोफियर से घिरे होते हैं। इस संपूर्ण रचना को ही सेंट्रोसोम कहते हैं। बेटा वो पूरी जो 2 पाइप ऐसे 9 करके थी ना, 2 जगह इकट्ठा, उसी संरचना को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रोसोम्स कहते हैं। यहाँ पर शायद हो भी नहीं, इसमें लाइजोसोम्स से सेंट्रोसोम्स नहीं है इसमें बेटा, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये है बेटा हमारी रितिका। ये क्या होती है बेटा? या इकहरी झिल्ली से, मतलब एक सिंगल झिल्ली इसमें पाई जाती है, घिरी होती है। तरल पदार्थों से भरी रचना होती है, इसमें लिक्विड भी पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में यह बड़े आकार में, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह अनेक और बहुत ही छोटे छोटे कोशिकाओं में व्यक्त होती है। तो रितिका क्या है बेटा? ये क्या कर रहा है? ये पादप कोशिका होगी तो इसमें बड़े आकार की पाई जाएगी, जबकि जंतु कोशिका में पाई जाएगी तो छोटे छोटे आकार की बहुत सारी मात्रा में पाई जाती है। यह कोशिका का भंडार गृह होता है। कैसा होता है? यह कोशिका का भंडार गृह कहा जाता है। इसमें खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती हैं। इसमें स्थिर रसधानी रस के कारण ही कोशिकाओं की स्फीति यानी
टर्जिडिटी बनी रहती है। इसमें एक वर्णक एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो क्या कर रहा है बेटा, जबकि ये जंतु कोशिका में अनेक बहुत छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, होता है अनेक बहुत सारी छोटे छोटे भी होते हैं। ये जो गोला है रिक्तिका, ये बेटा हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, छोटे बड़े कई प्रकार के पाए जा रहे हैं। अगर हम इस इमेज में देखेंगे, इस इमेज में देखेंगे तो बेटा ये जो पाए जा रहे हैं ना, इसी को ही रिक्तिका कहते हैं। छोटे छोटे जो हमारे लाइट स्काई ब्लू के है ना, ये छोटे छोटे ये गोला ये बेटा हमारे क्या कहते हैं बेटा, यही हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, रिक्तिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, यही हमारे रिक्तिका होते हैं। ये क्या होता है बेटा, भंडार गृह होता है, यानी जो खाना पीना सामग्री है, खनिज लवण, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब कुछ स्टोर करने का काम हमारा कौन करता है बेटा, यही रिक्तिका करती है। क्या करती है बेटा, यही रिक्तिकाएं करती हैं। आगे आओ, लवक क्या होता है, प्लास्टिड्स। ये बेटा 1865 में खोजा गया था। किसने, हैकले ने खोजा था। और लवक कोशिकाओं में ही स्थित होता है, मतलब कि लवक कोशिकाओं में ही स्थित होता है। आगे आओ, इसकी भीतरी रचना में बहुत सारी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। ये गोलकार चपटे आकार की रंगीन और रंगहीन दोनों होती हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इस बात का ध्यान देना। हरित लवक याद है ना, केवल चाहे हरित लवक हो या रंगहीन लवक हो, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो फूल होते हैं ना, ये फूल का रंग, पत्ती का रंग, या जो भी ऐसी चीजें रंगीन पाए जाते हैं ना पेड़ पौधों में, वो केवल इस लवक की वजह से होता है। अगर पौधों में लवक ना पाया जाए, पादप कोशिकाओं में अगर लवक नहीं पाया जाएगा, तो जो फूलों का रंग है, पत्तियों का रंग है, ये कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो फूल पत्तियों में जो रंग आता है ना, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यही लवक होता है। इसी लवक की वजह से ही पुष्पों का रंग, कीटों का रंग, अन्य चीज उनको। अब देखो, फूलों के रंग की वजह से ही जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद से उनमें परागण की क्रिया होती है, जिससे जनन क्रिया संभव हो पाती है पेड़ पौधों में। अगर वो सुंदर ना हो तो उनके पास कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे तो प्रजनन की क्रिया नहीं होगी, प्रजनन नहीं क्रिया होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी पादप कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगे, पादप पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। तो ये आकर्षित वर्ग करता है, जिससे फूलों में परागण होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हरित लवक, एक अवर्णीय लवक, एक होता है वर्णीय लवक। हरित लवक जो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, अवर्णीय लवक जो कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करता है, और एक होता है हमारा वर्णीय लवक जो रंग प्रदान करता है फूल पौधों में। अब बात करते हैं बेटा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। जो पादप कोशिका होती है बेटा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या बेटा पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें रिक्तिका भी पाई जाती है। दूसरा, द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है। जो पादप कोशिका होती हैं, ये द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। भाई पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है बेटा सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि जो कोशिका झिल्ली होती है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जो हमने पीछे बात कर चुके हैं। जंतु कोशिका में क्या बेटा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसमें रिक्तिका भी नहीं होती है, अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं करता है। जो जंतु कोशिका होता है अधिक मात्रा में अवशोषण करता है, बट ज्यादा नहीं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है। किसमें, जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, और इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ये हमारा शॉर्ट में था पादप कोशिका में अंतर। ये पादप और जंतु कोशिका में अंतर, वही चीज यहां पर भी लिखा है, इसको ध्यान दे देना। अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार, यानी कोशिका को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। बेटा मैं पूरा हर एक चीज बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, जितना भी तुम्हारे इस चैप्टर में है, ध्यान देना। क्या कर रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तथा वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो इसमें जो मेन केंद्र होता है केंद्रक, वो नहीं पाया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जिसमें ना तो केंद्रक झिल्ली हो और ना ही उसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित हो, एक प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है, बस हो गया। लक्षण क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय होते हैं, और इनका भैया आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है। ध्यान देना,
पहले तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, और ये इन्हीं को ही ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब कह रहा है इनका भैया कैसे होते हैं बेटा, एक कोशिकी आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम्स छोटे होते हैं, जीव द्रव्य में बिखरे होते हैं। क्या है बेटा, राइबोसोम्स बेटा पाया जाता है, इस बात का ध्यान देना। राइबोसोम्स क्योंकि इसी में ही हमारे लक्षण भी पाए जाते हैं, हमारा डीएनए भी पाया जाता है। इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या बेटा, एक ही क्रोमोसोम्स यानी क्रोमेटिन धागे, क्रोमोसोम्स यानी क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे ही डीएनए पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका है बेटा ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। इसमें केंद्रक भी पाई जाएगा, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। तो ऐसी कोशिकाओं को हम बेटा यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाई जाए, केंद्रक झिल्ली पाई जाए, यूकैरियोटिक। दोनों न पाए जाए तो प्रोकैरियोटिक। ओके, बैक्टीरिया और हरित लवक को छोड़ करके क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जो होते हैं और जो हरित लवक होते हैं, हरित शैवाल, इनको छोड़ करके सभी जीवधारियों के में कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब की सब क्या बेटा हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। सभी जीवधारियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया और हरित लवक इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी प्रकार की बेटा कोशिकाएं होती हैं सब की सब कैसी होती है बेटा, सब की सब हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। लक्षण क्या होता है, ये कोशिका एक ही कोशिका होती है। ठीक है, एक कोशिका होती है, इसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यहाँ पे नहीं लिखा गलत। आगे राइबोसोम छोटे होते हैं और जीवद्रव्य में बिखरे होते हैं, इसमें भी एक ही क्रोमोसोम से पाया जाता है। दोनों में अंतर लिखा है, इन दोनों का अंतर जो चीज वहां पे पढ़े हैं वहां पे यहाँ पर भी वही चीज लिखा है, इसको देख लेना बेटा। अब बात करते हैं इस चैप्टर का जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक में है कोशिका विभाजन। बेटा ये कोशिका विभाजन क्या होता है, बेटा समझ लो कि कोशिका विभाजन से उस प्रक्रिया के द्वारा जिसके अंतर्गत एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जीवों में प्रजनन और वृद्धि संभव हो पाती है। मतलब कि कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि कोशिकाएं यहाँ पर टूटेंगी, यानी 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस घटना में डीएनए का द्विगुणन होगा, यानी उसका क्रॉस होगा, और फिर केंद्रक और कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है, जिससे कोशिका अमीबा होगा, अमीबा टूट करके 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये क्या बेटा है, यहाँ पे कोशिका विभाजन होगा, यानी एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। उस साथ साथ में जो उसमें डीएनए पाया जाता है उसका भी द्विगुणन होगा। आगे आओ, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। मतलब कि डीएनए की एक कॉपी बनता है, क्या है, डीएनए की एक कॉपी, एक प्रतिकृति बनती है और कोशिका वृद्धि होती है, यानी एक नई कोशिका का जन्म होता है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर के इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतति कोशिकाओं में इसके पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम पाया जाता है। मतलब कि जब कोशिका विभाजन होता है तो जब नई कोशिका का निर्माण होता है तो वो अपने पेरेंट यानी अपनी पैतृक कोशिका की जैसी ही होती है। जैसे हम लोग होते हैं, हम में जो गुण पाया जाता है वो हमारे माता पिता में पाया जाता है, और इसका ही सबसे बड़ा रीजन है कि कोशिका विभाजन से अगर कोशिका विभाजन सही से न हो तो उनका जो गुण है हमारे अंदर है वो कभी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान देना। अब बात करता है, ये देखो यहाँ पे कोशिका क्या बेटा विभाजित हो रही है। विभाजित में देखो कि जितना आधा इसके पास चला जाएगा और आधा इसके पास चला जाएगा और आधा बाद में पूर्ण विकसित हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है असूत्री, जिसे हम प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, इसे असूत्री विभाजन कहते हैं। एक होता है सूत्री विभाजन, जिसे समसूत्री विभाजन से कहते हैं। ये कायिक जीवों होता है, जैसे हम लोगों में अर्धसूत्री, ये भी हम लोग में जैसे होता है। ये कायिक कोशिकाओं में, ये हमारे जननी कोशिकाओं में जहां हम लोग में पाया जाता है। ये असूत्री विभाजन होता क्या है, कह रहा है असूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका सीधे 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है बिना किसी सूत्र या गुणसूत्र के स्पष्ट रूप से दिखाई देने के। मतलब ये सीधे 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। अगर 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है
तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा, असूत्री विभाजन। इसमें किसी भी गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ यहाँ पे गुणसूत्र भी विभाजित हो रहे हैं, नहीं, बस इसमें साफ साफ विभाजन हो जाता है। इसका प्रक्रिया केंद्रक लंबा हो जाता है, जो इसमें केंद्रक पाया जाएगा वो लंबा हो जाएगा, बीच में से संकुचित होने लगता है। क्या होता है बेटा, जैसे देखे ना, ये बीच से क्या होने लगता है, संकुचित होता है, केंद्र के वहां पे विभाजित हो जाता है, फिर बीच में यहाँ पे दबने लगता है। आगे आओ, फिर कह रहा है कि कोशिका द्रव भी केंद्रक के साथ साथ संकुचित हो जाता है, कोशिका द्रव भी दब जाता है, अंत में केंद्रक और कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो वहां पे देख पा रहे होगे ना कि ऐसा है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऐसे होकर के ऐसे, तो कोशिका द्रव भी आधा इसके पास पहुंच गया, इसके आधा पास पहुंच गया, केंद्रक भी यहाँ पर लंबा हो जाता है। विशेषता क्या होता है, इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते कि कौन से गुणसूत्र इसके पास गए हैं, कौन से गुणसूत्र इसके पास गए हैं, तो गुणसूत्र इसमें नहीं दिखाई जाते हैं। यह प्रक्रिया बेटा बहुत तेज होती है, मतलब कि हाँ हो रही है 2-4-15 दिन में हो जाएगा, नहीं, ये जो प्रक्रिया होती है बेटा बहुत तेजी से होती है, असूत्री विभाजन बहुत तेजी से होती है। आगे आओ, इसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन आनुवंशिक सामग्री का सटीक वितरण नहीं होता कि इसमें जो था कि जो डीएनए इसके पास है, इसके पास है, तो इसमें जो आनुवंशिक गुण है जैसे डीएनए जो है वो समान रूप से दोनों में नहीं बढ़ती हैं, शायद इसमें ज्यादा चला जाएगा, इसमें कम चला जाएगा। तो वही कह रहा है जो आनुवंशिक सामग्री है इनमें आनुवंशिक जो गुण है वो समान रूप से इसका वितरण नहीं होता है। एक होता है बेटा सूत्री विभाजन, एक या समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका पूर्णतः संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें मात्र कोशिका के समान गुणसूत्र संख्या और आनुवंशिक सामग्री होती है। मतलब जब कोशिका के विभाजन होता है ना, तो जैसे मात्र पिता कोशिका यानी जनक कोशिका थी, वैसी ही सेम डिट्टो कोशिका का निर्माण होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, सेम डीएनए सेम गुणसूत्र सब उसमें ही पाया जाएगा। विशेषता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि इसमें कोई बदलाव नहीं था कि जो पहले जनक कोशिका में थी वही कोशिका उसमें भी रहेगी, जैसे मनुष्य में 46 होती है। आनुवंशिक सामग्री प्रतिकृति समान वितरण होता है, मतलब कि जितने हमारी जनक कोशिका में थी उतने ही जो आनुवंशिक लक्षण है हमारे पुत्र में भी पाया जाएगा, हमारे संतति कोशिका में पाया जाएगा। यह प्रक्रिया अधिकांश एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीवों में होती है। जैसे हम लोग तो भाई कोशिकीय जो है एक कोशिकी में भी ये होता है और बहुकोशिकीय जीव में होता है। कौन सी, सूत्री विभाजन। बेटा इसमें क्या होगा, मतलब कि जब कोशिका का विभाजन होगा तो जो जनक कोशिका था, जनक कोशिका से जिसका निर्माण हुआ एक नई कोशिका का, जैसे ये थी डिट्टो वैसे ही इसका भी होगा, मतलब सब कुछ दोनों के गुण लक्षण साकार सब कुछ एक जैसे होंगे, एक दूसरे का रेप्लिकेट होंगे, एक जैसे की कॉपी होंगे। आगे आओ, क्या कर महत्व क्या है, शारीरिक वृद्धि होती है, क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है, मतलब जो खराब चीजें हट जाती हैं, घावों की मरम्मत होती है, एक कोशिकीय जीवों में ये प्रजनन होता है। अब बात यह ध्यान देना, ये महत्व है सूत्री कोशिका विभाजन। जैसे कहां पे, त्वचा कोशिकाओं का नवीकरण। अब जैसे यहाँ पे मार दिए, यहाँ पे कोशिकाएं डेड हो गई, मर गई, यहाँ पर जो कोशिकाएं का जन्म होगा ना वो किसके द्वारा होगा, सूत्री विभाजन होगा। वहां पर मान लो यहाँ पे हमने मारा, यहाँ के डेड सेल्स जो है डेड हो गई, तो यहाँ पे जो नई कोशिकाएं जन्म लेंगी, नई कोशिका का जो निर्माण होगा बेटा वो समसूत्री विभाजन के माध्यम से होगा। कैसा होगा बेटा, समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर आगे आओ, रक्त कोशिकाओं का भी उत्पादन, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो उसमें भी जो नई कोशिकाएं बनती है ना वो सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन के थ्रू बनती हैं। ध्यान देना, इसी वजह से जो हमारा ब्लड होता है ना एक जैसा होता है, ब्लड का एक बूंद में जो गुण पाया जाएगा वो संपूर्ण हमारे पूरे शरीर के ब्लड में भी वही गुण पाया जाएगा। वहाँ भी तो कोशिकाएं मरती हैं ना भाई, वहाँ पे भी कोशिका डेड होती है, तो जब नई कोशिका बनती है तो उसमें सब कुछ बदल जाना चाहिए, नहीं बदलता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। फिर साथ में भ्रूण का विकास, जो हमारा माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर बना होता है। आ गया बेटा, बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। किसकी बात करते हैं बेटा, अर्धसूत्री विभाजन की। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फार्मर और मूरे ने किया था। लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, मतलब कि जब माता पिता
जो जिसमें दो लोग हों, एक नर एक मादा, जब प्रजनन करते हैं यानी जब लैंगिक जन्म होता है तो संतति के निर्माण में, मतलब कि जो बच्चे का निर्माण होगा तो वहां पे युग्मकों का संयोजन होता है। युग्मक जैसे अंडाणु और शुक्राणु, यानी दो युग्मकों का संयोजन होता है, यानी जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तब इसका निर्माण होता है, वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें अगुणित अर्धसूत्रों का एक समूह होता है। यह विभाजन केवल जनक कोशिकाओं होता है। एक कोशिका के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कम होकर के आधी रह जाती है, मतलब कि इसके और इसका दोनों गुणसूत्र जब इसमें आएंगे तो आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूकारी कोशिका विभाजन कहा जाता है। ये किस्म मनुष्य में होती है, पुरुषों में शुक्राणु बनने के लिए और महिलाओं में अंडाणु बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि तुम इस इमेज से देख सकते हो बेटा। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना था, फिर बाद में ये डिवाइड होने लगा, विभाजन हुआ। विभाजन के बाद देखो ना इसकी संख्या क्या हो गई, पहले यहाँ पे देखो तो ज़्यादा थी, यहाँ पर संख्या कम हो गई, यहाँ वाले में संख्या कम हो गई, यहाँ पे जो नई कोशिका का निर्माण हुआ तो यहाँ पर और कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इनकी संख्याओं में एकदम से गिरावट आ जाती है, यानी संख्याएँ कम हो जाती हैं। तो बेटा जितना चीज़ें मैंने आज बताई है आपकी क्लास के आपके लेवल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनफ है। यहाँ पर इतना ही अगर आप लोग लिख दोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा मैंने ऑलरेडी डीप में ही बताने की कोशिश की है और आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार कमेंट जरूर करना, अपने दोस्त यार को यार सेशन को शेयर करना कि बेटा कर ले तू भी पढ़ ले यार, समझ ले। और अगर नहीं भाई, जितने भी ग्रुप होते हैं ना यार स्कूल के, उनमें बस शेयर कर देना ताकि वो लोग भी जान सके, पढ़ सके और समझ सके। तो बेटा वही कहते हैं एक चीज है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, मतलब कि अच्छा कहे हो इससे अच्छा अच्छा कह के दिखाओ, करके दिखाओ, ठीक है। तो भैया कहते हैं ना कि बहुत अच्छा कह रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ अच्छा करके दिखा दो। तुमने कह दिया ना वेल सेड सर, आपने बहुत अच्छा किया, अरे नहीं वेल डन, अच्छा करके दिखा दो। तो बेटा वही वीडियो शेयर करके दिखा दो। तो बेटा मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।